हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बेस्ट एमसीक्यूज। इसमें मैंने 2 चैप्टर कवर किए हैं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन एंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और आप वीडियो पूरा एंड तक देखें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आपको मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रीजनल ज्योग्राफी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द। जो रीजनल ज्योग्राफी होती है वो किस चीज को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, रिम्स, रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो रीजनल ज्योग्राफी आपको किसी भी जगह का जो रीजन बोलते हैं, जिसको हम रीजन बोलते हैं, उस जगह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जब कभी भी हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो या उसका अध्ययन कर रहे हो तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कवर नहीं करते। पहला ऑप्शन है आपके पास सेक्स रेशियो, दूसरा ऑप्शन है माइग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है पोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है पॉपुलेशन। तो सोचिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोल्यूशन। तो जब कभी भी हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन टॉपिक इसके अंदर नहीं आता जब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोज्योग्राफी। इनमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जो बायोज्योग्राफी के साथ एसोसिएट करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा जूलॉजी। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जो एसोसिएट करती है बायोज्योग्राफी से, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा जियोलॉजी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। किसने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को डेवलप किया। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, कुमारी सैंपल, अल्फ्रेड हार्टनर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिसने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को डेवलप किया था, तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। तो हम्बोल्ट ने ही सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को डेवलप किया था। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आपका सही आंसर होगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी किस प्रोसेस के थ्रू बनती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सॉइल सिंथेसिस, पेडोजेनेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर रेडियोजेनेसिस। तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पेडोजेनेसिस। ये इसका सही आंसर है। पेडोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल जो है बनती है, मिट्टी जो है बनती है। तो अगली बार आपसे कोई भी पूछे कि मिट्टी बनने का प्रोसेस क्या है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? पेडोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड ज्योग्राफी इज अ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो स्टेटमेंट है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, आपसे ये पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है एरिस्थेनस, तीसरा ऑप्शन है रिचर्ड हार्टस्टोन या चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड हार्टस्टोन। इन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी स्टडी अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी। हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं, किन किन चीजों को हम पढ़ते हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, वेदर, सॉइल, एटमॉस्फेयर या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें वेदर के बारे में पढ़ते हैं, हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं और हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल ज्योग्राफी डील विद। जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो किस चीज से डील करती है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, स्टडी ऑफ सेटलमेंट्स, स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ ह्यूमंस। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिजिकल ज्योग्राफी किससे डील करता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ सॉइल्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो डील करता है वो डील किससे करता है? स्टडी ऑफ सॉइल से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ सॉइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट स्पाइटल सिंथेसिस। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी या हिस्ट्री। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए स्पाइटल सिंथेसिस के बारे में तो आप बिना देखे किसमें टिक मारना बच्चों? ज्योग्राफी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ब्रांच ऑफ बायोज्योग्राफी। इसमें से कौन सा सब ब्रांच नहीं है बायोज्योग्राफी का। 4 ऑप्शन है आपके पास, जू ज्योग्राफी, प्लांट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या क्लाइमेट ज्योग्राफी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लाइमेट ज्योग्राफी। क्लाइमेट ज्योग्राफी बायोज्योग्राफी के अंदर नहीं आती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो इंफॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज। तो जो जियो इंफॉर्मेटिक्स होता है उसमें कौन सी टेक्निक होती है जिसकी वजह से हमें रूट, पहाड़, ये सारी की सारी चीजों का पता लगता है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर
कार्टोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटेटिव टेक्निक्स, या चौथा ऑप्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस। इसी के थ्रू जियो इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप लोगों को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर इशू फॉर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सबसे बड़ा जो इशू है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में वो कौन सा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास: साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरनमेंट। तीसरा ऑप्शन है ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, और चौथा ऑप्शन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के जो मेजर इशू हैं वो कौन कौन से हैं? पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सस्टेन आवर लाइफ वी यूज। अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास: टेक्नोलॉजी, शेल्टर, रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट। तो अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चलने के लिए या चलाने के लिए, रोजमर्रा की लाइफ में सारे के सारे काम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? रिसोर्सेज का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रिसोर्सेज, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी। इनमें से कौन सा आपको ज्योग्राफी के बारे में बेस्ट वे में बताता है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है टू फिट द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, दूसरा ऑप्शन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, तीसरा ऑप्शन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना, या चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना। तो जितने भी फिनोमिना होते हैं वो आपको ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नोन एज द इनर प्लैनेट। इनमें से किसको हम इनर प्लैनेट कहते हैं? क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं। ये चार ऑप्शन है आपके पास: मरकरी, वीनस, अर्थ, ऑल ऑफ देम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मरकरी हो, वीनस हो या अर्थ हो, ये सारे के सारे इनर प्लैनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनर प्लैनेट। द प्लैनेट बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है आप लोगों को, मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले जितने भी प्लैनेट आते हैं उसको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सन है, सन के बाद क्या आता है? मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। ये जो चार हैं, इन चार को हम लोग क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट। इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों के जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद जितने भी और बड़े बड़े प्लैनेट होते हैं उसको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो जब कभी भी आपसे इनर प्लैनेट के बारे में पूछा जाए तो आप ये चार नाम देख लेना: मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन्हीं को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। और जब आउटर प्लैनेट के बारे में पूछा जाए तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार आउटर प्लैनेट होते हैं। और कितने प्लैनेट ओवरऑल है हमारे पास, अगर ये पूछा जाए तो कितने हमारे पास ओवरऑल? 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो किसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास: वीनस, नेपच्यून, प्लूटो, नन ऑफ देम। आपका सही आंसर होगा वीनस। तो वीनस को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द जोवियन और गैस जायंट प्लैनेट्स। ये चार ऑप्शन है आपके पास: इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आउटर प्लैनेट्स। जितने भी आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनको हम जोवियन और गैस जायंट प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। सबसे पहला जो सन के सबसे पास होता है वो मरकरी होता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। उसके बाद यहाँ पे एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये चार प्लैनेट, ये सारे के सारे प्लैनेट कैसे हैं? जोवियन प्लैनेट हैं। इनमें सबसे ज्यादा गैसियस पाई जाती है और इन लोगों को, इन चारों को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं और इनको हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। साइज में ये बड़े होते हैं और ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं साइज में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली अर्थ वाज अ थिन एटमॉस्फेयर मोस्टली कंटेनिंग। जब शुरुआत में अर्थ बना था तो उसके वातावरण में सबसे ज्यादा चीज कौन सी पाई जाती थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास: हीलियम,
हाइड्रोजन, बोथ, नन ऑफ देम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ। तो जब शुरुआत में हमारा अर्थ बना था तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा पाए जाते थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? ये चार ऑप्शन है आपके पास, सोलर विंड्स, डिफरेंशिएशन, डिगैसिंग और चौथा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिफरेंशिएशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो रॉकी क्यों होते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास। दीज प्लैनेट्स आर स्मॉलर, दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस, बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारे के सारे इनर प्लैनेट हैं जो मैंने आपको भी बताया, ये आउटर प्लैनेट हैं। और ये कंपेयर अगर आप करोगे, इनके साइज का कंपैरिजन करोगे तो ये आपको छोटे नजर आएंगे, ये आपको साइज में बड़े नजर आएंगे, इसीलिए इनका सरफेस रॉकी होता है। इनमें ज्यादातर गैसेस पाई जाती हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ और चौथा है मार्स। अगर आप लोगों से, वैसे तो बुक में है नहीं है, वैसे आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्थ का ट्विन क्या है, तो अर्थ का ट्विन हम किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का साइज एक जैसा है और ये छोटे होने की वजह से इनमें रॉकी सरफेस ज्यादा मिलती है और ये गैसेस को, जो स्केपिंग गैसेस होती हैं, उनको ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते, इसीलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली लाइफ ऑन अर्थ वाज ओरिजिनेटेड इन? तो सबसे पहले जब अर्थ बना था, अर्थ बनने के बाद सबसे पहले लाइफ किस चीज में शुरू हुई थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, वाटर, एयर, प्लेन लैंड या माउंटेन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर। जब अर्थ बना था तो अर्थ बनते वक्त सबसे पहली जो लाइफ शुरू हुई थी वो किसमें शुरू हुई थी बच्चों? पानी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है, दे आर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन, दे हैव अ लो ग्रेविटेशनल पुल, उनकी ग्रेविटेशनल पुल कम होती है, दे कुड नॉट होल्ड एस्केपिंग गैस, वो ज्यादा देर तक एस्केपिंग गैस को पकड़ के नहीं रख सकते, दे मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। तो इसमें से आपका कौन सा कथन जो है गलत है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के लिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता, तो यही स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ऑप्शन ए है क्या? दे आर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर वेपर्स गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटेड बाय? तो जितने भी जो वाटर वेपर हैं और गैसेस हैं हमारे वातावरण में, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास, मैग्नेटिज्म, सिस्मिक एक्टिविटीज, वोल्केनिज्म या टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्केनिज्म। ये आप देख सकते हैं धरती के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? मैग्मा है, और ये जब मैग्मा बहुत ही हाई प्रेशर से ऊपर की तरफ मूव करता है, कहां की तरफ मूव करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये पहाड़ों के अंदर से, जहां पे पहाड़ की सरफेस सबसे ज्यादा कमजोर होती है, वहां से वो फटकर बाहर निकल जाती है। और जब ये फट के बाहर निकलती है तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स और गैसेस भी निकलते। ये सारे के सारे बादल किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में है। तो किसने दिया कॉन्ट्रीब्यूशन? किसने किया वाटर वेपर गैसेस का? वोल्केनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गिव द नेबुलर हाइपोथेसिस? इनमें से किस साइंटिस्ट ने नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में सभी लोगों को बताया था? पहला है ऑप्शन इमैनुअल कांट, दूसरा ऑप्शन है लेप्लास, तीसरा ऑप्शन है चैम्बरलिन और चौथा ऑप्शन है माउल्टन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपने पढ़ भी रखा होगा इसके बारे में, आप कोई लोग तो गेस भी कर रहे होंगे। तो सही आंसर है इसका लेप्लास। लेप्लास ने इसकी रिवाइज थ्योरी दी थी, लेकिन जो स्टार्टिंग में प्रपोज किया गया था नेबुलर हाइपोथेसिस को, वो करा था इमैनुअल कांट ने। यहाँ पे आपको चार अलग अलग प्रकार की फोटो दर्शाई गई है और इस पहले फोटो में क्या बताया गया है कि ये पूरा एक गैस का गोला है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, मेनली हाइड्रोजन गैस है। अब सेकंड में बोला है कि ये एक फ्लैट टाइप का पैटर्न बनाती है और यहाँ पे हल्की सी क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है। जब ये घूमना शुरू करता है इसी में, तो यहाँ पे जितने भी आपके बड़े बड़े हैवी रॉक्स दिख रहे हैं, ये रॉक्स मिलकर आपका क्या बनाने की कोशिश करेंगे? प्लेनेट बनाने की कोशिश करेंगे। सन के पास ये इनर प्लेनेट बनाना शुरू कर देंगे और सन से बहुत दूर एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद ये आउटर प्लेनेट बनाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? ये चार ऑप्शन है आपके पास और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 149598000 किलोमीटर, और इस तरीके से आ सकता है ऑप्शन में 149.6 मिलियन किलोमीटर। इतनी दूरी सूर्य और अर्थ के बीच में
है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ दीज आवर सोलर सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड। इनमें से किसकी मदद से हमारा जो सौर मंडल है वो बना है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, नेबुला, डस्ट ग्रेन, प्लैनेटिसिमल, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेबुला। नेबुला की हेल्प से ही हमारा सोलर सिस्टम बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ स्टार हैव टेक प्लेस बिफोर। तो जब स्टार बनने की जो प्रक्रिया हुई थी वो कितने समय पहले शुरू हुई थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, 5 मिलियन ईयर्स अगो, 5 बिलियन ईयर्स अगो, 6 मिलियन ईयर्स अगो, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है उसका डायमीटर कैसा है? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर किसी ने आपसे पूछा कि हमारी गैलेक्सी कैसी है, तो हमारी गैलेक्सी कैसी है बच्चों? मिल्की मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। अगर ऑप्शन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी गैलेक्सी कैसी है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैलेक्सी का डायमीटर कितना है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बिटवीन 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। दूसरा ऑप्शन है 70,000 टू 1,30,000 ईयर्स। तीसरा ऑप्शन है बिटवीन 50,000 टू 1,10,000 लाइट ईयर्स। और चौथा ऑप्शन है बिटवीन 30,000 टू 1,20,000 लाइट ईयर्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गैलेक्सी की डायमीटर कितनी होती है? तो गैलेक्सी की डायमीटर होती है बिटवीन 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स के बीच में। आई होप आप लोग इस चीज को याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। सबसे लंबा ड्यूरेशन कौन सा था? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये चार ऑप्शन है, इनोस, पीरियड, एरा या इपोज। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनोस। इनोस को ही सबसे लंबा ड्यूरेशन माना जाता है और कहा भी जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किस वजह से बने थे? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, पेरेंट स्टार, एस्टेरॉइड, एस्केपिंग गैस, आउटर प्लैनेट्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जितने भी हमारे प्लैनेट बने हैं वो कहां से बने हैं? वो बने हैं पेरेंट स्टार की हेल्प से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गेव द थ्योरी ऑफ कोलिजन हाइपोथेसिस। इनमें से किस व्यक्ति ने कोलिजन हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी? पहला ऑप्शन है इमैनुअल कांट, दूसरा ऑप्शन है लेप्लास, तीसरा ऑप्शन है चैम्बरलिन और चौथा ऑप्शन है सर जेम्स एंड होलार्ड जेफरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा जिसने कोलिजन हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर जेम्स एंड होलार्ड जेफरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है एडविन हम्बल, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज लेमात्रे और तीसरा ऑप्शन है वैगनर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमात्रे। जॉर्ज लेमात्रे ने ही बिग बैंग थ्योरी को दिया था। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी में पहले बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ था। जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर नीचे की तरफ, यहाँ से उधर ऊपर की तरफ। ये पहले इतना छोटा था, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इसके बीच में स्पेस भी बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं बहुत कॉम्पैक्ट है। यहाँ थोड़ी और दूर दूर चली गई गैलेक्सीज, यहाँ थोड़ी और दूर, और अभी भी वो दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। एक लाइट ईयर की कितनी वैल्यू होती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन है आपके पास और आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ओशियन, सी, लेक, वाटर, रिल्म इज नोन एज। तो जब कभी भी हम समुद्र की, ओशियन की या फिर झीलों की इनका अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर या फिर लिथोस्फीयर। आपका सही आंसर क्या होगा? जब कभी भी पानी की बात हो रही है इसमें तो आप समझ जाइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज। तो जब कभी भी अर्थ के बारे में कोई डिस्क्राइब कर रहा हो तो वो किस चीज में आता है? जूलॉजी, ज्योग्राफी, पेडियोलॉजी या जियोलॉजी। तो वो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, ज्योग्राफी। जब कभी भी कोई अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो वो ज्योग्राफी में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योग्राफी फिनोमिना इज। तो ज्योग्राफी में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी चीजें अभी तक हुई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास, डायनेमिक, स्टैटिक, बोथ, नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? मोशन।
तो जितनी भी चीजें हुई होंगी वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, ज्योग्राफी में आएंगी। पहाड़ कैसे बने, नदियां कैसे बनी, तो आपका सही आंसर क्या होगा, डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रेम द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, जोग्राफर, पिक्टोग्राफर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। और आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा जिन्होंने फिनोमिना कैसे हुए और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको समझाने की कोशिश की है आपको। तो सही आंसर क्या होगा आपका, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो किस चीज से लिंक करती है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, मेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ऑल ऑफ देम। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। तो फिजिकल ज्योग्राफी में सारी की सारी चीजें आती हैं, मेट्रोलॉजी भी आता है, पेडोलॉजी भी आता है, जियोमॉर्फोलॉजी भी आता है, सभी आता है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की जो शेप है वो किस प्रकार की है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, जियोइड, ओवल, राउंड या फ्लैट। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जियोइड। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अर्थ कुछ इस प्रकार का है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ कुछ इस प्रकार का है। ये जो शेप है, इसी शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। तो जो उन्होंने थ्योरी दी थी कि हाँ भाई अर्थ का शेप कैसा है, तो उन्होंने थ्योरी में इस हिसाब से दिया था कि अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफी विच गॉड इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ज्योग्राफी के बारे में शुरुआत से बताता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, कल्चरल, दूसरा है ड्यूअलिज्म, तीसरा है सोशलिज्म और चौथा है न्यूट्रलिज्म। तो जिसने ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं। कोई कुछ थ्योरी देगा, कोई कुछ थ्योरी देगा, उसकी थ्योरी गलत होगी, फिर वो एक नया व्यक्ति आएगा और वो अपनी थ्योरी प्रपाउंड करेगा, उसी को हम लोग ड्यूअलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज अ फिजिकल फीचर्स। इनमें से आप किसको फिजिकल फीचर्स के रूप में देखते हो या कहते हो। पहला ऑप्शन है पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है रोड, तीसरा ऑप्शन है प्लेन, चौथा ऑप्शन है वाटर पार्क। और आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेन। प्लेन को ही क्या बोलोगे आप, फिजिकल फीचर्स बोलोगे, इसके अलावा कोई फिजिकल फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैलेक्सी स्टार्ट फ्रॉम अ लार्ज क्राउड ऑफ हाइड्रोजन गैस कॉल्ड। जब गैलेक्सी बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल बनाना शुरू करता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ये चार ऑप्शन है, प्लैनेट, अर्थ, मून या नेबुला। प्लैनेट हो नहीं सकता, अर्थ हो नहीं सकता, मून भी हो नहीं सकता, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3,30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 30,000 या 3.0 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है, या फिर आप इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स। तो जो यूनिवर्स धीरे 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 एक्सपेंड हो रहा है उसका मतलब क्या है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, तीसरा ऑप्शन है डिस्कवरीज ऑफ न्यू सेलेस्टियल बॉडीज, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेनेट। तो आपका सही आंसर क्या होगा। वैसे ही मैंने आपको समझा दिया है गैलेक्सी के बारे में जब बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा रहा था आपको पिछले वाले एमसीक्यू में, तो इसका आंसर आप गेस कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हुआ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है गैलेक्सीज के बीच में, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे और ज्यादा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा। यहाँ पे देखो अब ये सारी की सारी जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर है, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी भी एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स, किसके साथ, बढ़ते हुए टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो यूनिवर्स भी हमारा एक्सपैंड हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओशियन वर फॉर्म विद इन हाउ मेनी ईयर्स अगो फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये चार ऑप्शन है आपके पास, 500 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स अगो, 400 मिलियन ईयर्स अगो या 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो जब अर्थ बना था तो अर्थ बनने के 500 मिलियन साल बाद हमारा क्या बना था, ओशियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड एट। तो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। हमारी अर्थ बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड होती है। तो हमारी अर्थ की एक्सिस पे कितना टिल्ट होके अर्थ झुका हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, 10.5 डिग्री, 8.1 डिग्री, 15.3 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री। तो आपका सही आंसर कितना होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री।
ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितने डिग्री टिल्ट है बच्चों? 23.5 डिग्री टिल्ट है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, पर आप 23.5 ही याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन? कॉस्मिक ओरिजिन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, रिक्टर एंड एरेनियस, यूरी एंड मिलर, हैकेल, लेमार्क। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्टर एंड एरेनियस। यही वो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉस्मिक ओरिजिन की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंड ऑफ मैन, विंग ऑफ बैट, फ्लिपर्स ऑफ सील रिप्रेजेंट। ये किस चीज को दिखाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, वेजिस्टियल ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन या एवोल्यूशनरी ऑर्गन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? जो दिखने में एक जैसे होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, चमगादड़ का हाथ और इंसान का हाथ दिखने में एक जैसा ही है, लेकिन दोनों के फंक्शन कैसे होते हैं? अलग अलग। चमगादड़ उसको उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है और हम लोग हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? जो दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक जैसे होते हैं। जैसे एक चील का पंख, चमगादड़ का पंख, या फिर विंग ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का पंख। ये सारे के सारे दिखने में अलग अलग हैं लेकिन सबका काम कैसा है? एक जैसा, उड़ने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास कि सबसे पहले कौन सा समय आया था, उसके बाद कौन सा समय बाद में आया। इपोच, पीरियड, एरा और इनोस, इनोस, एरा, पीरियड, इपोच। और तीसरा ऑप्शन है एरा, पीरियड, इपोच एंड इनोस। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इपोच, पीरियड, एरा एंड इओन्स। तो सबसे छोटा समय इपोच का था और सबसे लंबा समय जो चला वो किसका चला? इओन्स का। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, अ बैंड ऑफ एस्टेरॉइड अदर इन द सोलर सिस्टम, इट्स लाइज बिटवीन। सोलर सिस्टम में जो एस्टेरॉइड बेल्ट लाई करती है तो किस किस के बीच में लाई करती है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, मरकरी, वीनस, दूसरा ऑप्शन है वीनस एंड अर्थ, तीसरा ऑप्शन है अर्थ एंड मार्स, और चौथा ऑप्शन है मार्स एंड जुपिटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है हमारे सोलर सिस्टम में। ये आप देख सकते हैं, ये है मरकरी, ये है वीनस, अर्थ और मार्स और जुपिटर के बीच में ही यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट आपको मिलती है। पूरी की पूरी मार्स और जुपिटर के बीच में आपको क्या मिलती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। और इसी एस्टेरॉइड बेल्ट की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये है इनर प्लैनेट, और एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट हैंड साइड ये सारे के सारे क्या हैं? आपके आउटर प्लैनेट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखता है। क्वेश्चन है, द सन इज सराउंडेड बाय, सन जो है वो किस चीज से सराउंडेड होता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।